दो राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा था, सरकार तय होनी थी और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था। उसके बाद भी देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव की रही आज, जब मतदान का दिन रहा। महाराष्ट्र और झारखंड से ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की कुंदरकी की, शीशामऊ की, मझवा की, कटहेरी की, खैर की, मीरापुर की। यह है ना हैरतअंगेज बात। आपने किसी उपचुनाव में इतना तनाव नहीं देखा होगा। तनाव ही तनाव, आज सुबह 8 बजे से लेके और मतदान के अंत तक तनाव ही तनाव रहा। हत्या का आरोप तक लग गया। करहल में जहां समाजवादी पार्टी की ओर से यादव परिवार के सदस्य तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं, वहां आरोप लगा कि एक दलित परिवार की बच्ची को की हत्या कर दी समाजवादी पार्टी को वोट न देने के कारण। यह आरोप लगा, बेहद चौंकाने वाला आरोप है, सनसनीखेज आरोप है भाई। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने 8 बजे से इस बात को उठाना शुरू किया कि कहां कहां किस किस पोलिंग बूथ पर कौन पुलिस वाला क्या कर रहा है, और ऐसी झड़ी लगाई आरोपों की, ऐसी झड़ी लगाई कि बवाल ही बवाल, तनाव ही तनाव, पत्थरबाजी पत्थरबाजी। और उसी सब तूफान में, बवंडर में 7 पुलिस वाले भी निपट गए, निलंबित हो गए। वोटिंग चलते समय पुलिस वालों का ऐसा धुआंधार निलंबन, यह भी बहुत कॉमन नहीं है, अनकॉमन चीज है जो आज उत्तर प्रदेश में हुई। और एक चीज और है, ये जितने बवाल हुए आज उत्तर प्रदेश के 9 इलाकों में, उसमें 99% बवाल मुस्लिम इलाकों में हुए, या मुस्लिम मतदाताओं के जरिए हुए, या उनको लेकर हुए। तीनों स्थितियां नॉन मुस्लिम लोगों के लिए, लोगों के द्वारा या उन इलाकों में बवाल की संख्या नगण्य, लगभग नगण्य रही। अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए, ये विद्वान लोग तय करें। लेकिन कटहेरी से लेके और कुंदरकी तक, पूरब से लेके और पश्चिम तक जितने बवाल हुए, उनमें अधिकांश बवाल मुस्लिम इलाकों में हुए। पुलिस पर पथराव भी हुआ। कुछ वीडियो ऐसे जारी किए गए कि पहले पुलिस पर पथराव वाला हिस्सा एडिट कर दिया गया, और फिर जब पुलिस ने आत्मरक्षा में रिवॉल्वर हाथ में पकड़ी तो वो कैप्चर करके उसको अभियान का हिस्सा बनाया गया और कहा गया कि ये दरोगा हटना चाहिए, दरोगा देखो रिवॉल्वर दिखा रहा है। ऐसा लगा कि हाहाकार मचा हो, चुनाव नहीं हो रहा, हाहाकार मच रहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि पुलिस हमारे वोटरों को वोट नहीं डालने दे रही है, पीडीए के लोगों को वोट नहीं डालने दे रही है, खासतौर पर मुसलमानों को। तो भारतीय जनता सपा की ओर से आज बैटिंग संभाली खुद अखिलेश यादव ने। उन्होंने किसी दूसरे पर नहीं छोड़ा, खुद कमान संभाली आक्रमण की। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 लोग आए, एक तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक। और उन दोनों ने कहा, एक तो करहल का मुद्दा उठाया कि एक दलित परिवार की बेटी मार दी गई सिर्फ इसलिए कि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कही। और दूसरा ये, भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग करा रही है समाजवादी पार्टी, और जहां जहां फर्जी वोटिंग रोकी जा रही है वहां वहां समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है। और ब्रजेश पाठक ने कहा कि हार की बौखलाहट है जो दिख रही है समाजवादी पार्टी में। और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव आज दिन भर लगभग यही कहते रहे कि पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रहा, निष्पक्ष रूप से लोग वोट नहीं डाल पा रहे। इन सब
इस सब तनाव के घटाटोप के बीच में आज उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ है। लेकिन मतदान हो गया तो उम्मीदवारों का भाग्य भी बंद हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के कुंदरकी के जो उम्मीदवार है रिजवान, उन्होंने मांग की है कि ये चुनाव निरस्त करो, बाद में कराओ, दोबारा कराओ। लेकिन ठीक है, बराए नाम मांग है। उम्मीदवारों का राशिफल, भविष्यफल, भाग्यफल दर्ज हो गया, सुरक्षित हो गया ईवीएम में। 23 को पिटारा खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम। कौन कितने पानी में है और किसका बवाल असली था और किसका बवाल नकली था, ये 23 को पता लग जाएगा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए दिन भर के हंगामे की, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं और समझने की कोशिश ही करेंगे कि जो आज दिन भर हंगामा हुआ है इन 9 इलाकों में, उस हंगामे के पीछे की मंशा क्या है, सच्चाई क्या है और 23 तारीख को ऊंट किस करवट बैठ सकता है। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। नहीं डालने दिया। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव का दंगल तमाम आरोप प्रत्यारोप, कार्रवाई और तनाव के तापमान में समापन की दहलीज पर पहुंच गया है। उपचुनाव में सुबह से ही सक्रिय दिखे सपा प्रमुख अखिलेश यादव हर सीट पर नजर जमाए रहे। और तो और वोटिंग के बीच मीडिया से भी मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने कुंदरकी, सीसामऊ और मीरापुर में वोटिंग से रोकने, आईडी चेक करने के गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे सीधे कई पुलिसकर्मी और अधिकारियों पर निशाना साध दिया। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जाने। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। वहीं इन आरोपों के आक्रोश में अखिलेश यादव ने कई जगह के वीडियो भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों में जोश भरते हुए कहा कि कोई रोके तो रुकना नहीं। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के आरोपों के बाद एक्शन में आए चुनाव आयोग ने अलग अलग जगहों के 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। हमारे 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद। और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद ही उनको वोट देने दिया जाए। और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे। उपचुनाव के मतदान में कई जगह घमासान भी देखने को मिला। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर बवाल की तस्वीरें सामने आई। यहाँ ककरोली इलाके में वोटिंग से रोकने के आरोप में गुस्साई भीड़ ने पथराव तक कर दिया। हालात ऐसे बने कि पुलिस को भीड़ को खदेड़ना पड़ा। वहीं सीसामऊ में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर पथराव हुआ। आरोपों की फहरिस्त कुंदरकी की फिजा में भी खूब फैलती रही। सुबह बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और सपा प्रत्याशियों में झड़प रही तो दोपहर के बाद सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान ने चुनाव निरस्त करने की मांग कर दी।
वहीं सपा उम्मीदवार और अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी कह रही है कि हार के चलते खिसिया रहे हैं अखिलेश यादव। निश्चित रूप से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने 2-3 दिन से जिस प्रकार से माहौल बनाना शुरू किया, उससे समाजवादी पार्टी ने अधिकारियों को धमकाना, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न लगाने का काम किया। उससे वो ये मान चुके हैं कि प्रदेश की जनता अब अराजकता करने वालों के, गुंडागर्दी करने वालों के, बलात्कारियों के साथ नहीं है। सीसामाऊ, मीरापुर, कुंदरकी के साथ साथ करहल की घटना ने भी कोलाहल मचा दिया। यहाँ सपा के एक नेता पर वोटिंग के विवाद में दलित लड़की की हत्या के आरोपों ने घमासान मचा दिया। एक दलित बिटिया की हत्या करहल में इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी की वोटर थी। वो खुलेआम कहती थी कि मोदी सरकार ने उसे मकान दिया है, उसे शौचालय दिया है, फ्री राशन दे रही है और सबसे ज़्यादा उसमें लाभार्थी दलित हैं, इसलिए वो कमल के निशान पर बटन दबाएगी। और इस कारण अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उसकी हत्या कर दी। आज सुबह उसकी लाश मिली। बहरहाल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव में जहां आरोप, पथराव और तनाव की तस्वीरें दिखाई दी, तो वहीं इस रण में हार जीत के समीकरण को भी तौला जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव के मुद्दे, नारे और प्रदर्शन को 2027 की प्री परीक्षा माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि उपचुनाव का खत्म हुआ घमासान, कौन जीतेगा इम्तिहान। अखिलेश यादव ने जो सुबह से रणनीति अपनाई, क्या वो सपा के काम आई? आरोप, पथराव, तनाव, हत्या, निलंबन सब कुछ हो गया आज मतदान में। 9 जगह सिर्फ चुनाव था। इतना बवाल, इतना तनाव तो न लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया और न 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया, जितना इस छोटे से उपचुनाव में दिखाई दे दिया। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इसको समझना पड़ेगा। चलते हैं, मेहमानों से आपका परिचय करा दें। दीपक सोनकर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आशीष जी का स्वागत है। अंकुर सक्सेना साहब हैं, राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता। अंकुर जी का स्वागत है। नावेद अयाज, बीएसपी के नेता, भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। भाई दीपक सोनकर जी, बात समझ में नहीं आई। 22 में इतना तनाव नहीं रहा जब 403 सीट के लिए वोट पड़ रहा था। 24 में जब 80 लोकसभा सीटों के लिए वोट पड़ रहा था, तब इतना बवाल नहीं हुआ कि हत्या हो जाए, निलंबन हो जाए, हाहाकार हो जाए, तांडव हो जाए, सब कुछ हो जाए, जितना इन 9 सीटों पर दिख रहा है। अखिलेश जी ने तो आज सुबह 8 बजे से मोर्चा संभाल लिया और जब तक गेट बंद नहीं हो गए पोलिंग स्टेशन के, तब तक वो खुद मोर्चे पर है। ये भी नहीं कि शिवपाल या रामगोपाल या कोई और बना, उन्हें कहा मैं खुद मोर्चा संभाल लूंगा। ऐसी स्थिति तो हमने और किसी चुनाव में नहीं देखी। इस बार इतनी उत्तेजना क्यों, इतना तनाव क्यों? दीपक सोनकर। देखिए अमिताभ जी, कि अखिलेश जी ने आज ही से स्थिति नहीं संभाली। अखिलेश जी तो जानकारी है, उससे लगातार नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे थे और वो नैरेटिव उन्होंने सेट करके दिखाया और सेट करके जनता के बीच में कैसे ये माहौल खराब हो, कैसे वातावरण खराब हो, कैसे इस चुनाव समिति को भंग किया जाए, ये लगातार वो नैरेटिव करते रहे। और आज किस तरीके से लोग, मैं तो ये कहता हूं कि जहां जहां वोटिंग है, एक बार जिनके पास उनका पहचान पत्र नहीं है, वो किस विधानसभा से आए हुए लोग हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर के आए हुए लोग हैं, ये समझना पड़ेगा। ये लगातार अखिलेश जी इस तरीके को करते थे। वो कर क्यों रहे थे अमिताभ जी? कर इसलिए रहते हैं कि कैसे पोलिंग पार्टियों पर दबाव बनाया जाए, कैसे पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जाए, कैसे गलत वोटिंग कराई जाए, कैसे फर्जी वोटिंग कराई जाए, वो लगातार नैरेटिव करने का काम करते थे। मगर प्रदेश की जनता पूरी सजग है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने का काम किया है। मगर शर्म की बात यह है, अखिलेश जी बहुत सारे हर 9 विधानसभाओं की चर्चा तो कर रहे हैं, मगर उस भाजपा के लिए वोट देने की बात अगर उसने करी तो उसकी हत्या कर दी। उस दलित समाज की बात नहीं कर रहे हैं जिसकी बेटी के शाम को उठा करके समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। उसकी बेटी का दर्द नहीं। ठीक है दीपक भाई, उसके विषय में चर्चा नहीं कर। मैं सबको बहस में ले आऊं, फिर आता हूं आपके पास। आशीष जी, यही सवाल आपसे, हंगामा है क्यों बरपा? बड़े बड़े चुनाव हो गए शांति से,
यही पुलिस चुनाव कराती है, यही पैरामिलिट्री फोर्स रहती है। अच्छा, दो बातें हो रही हैं। रिजवान कह रहे हैं पुलिस की कोई जरूरत नहीं, यहां पुलिस क्यों बाल रहा है, और एक बार ये कह रहे और दूसरी बार ये कह रहे कुंदरकी में ना पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ। भैया, जब पुलिस की जरूरत नहीं तो फिर बिना पुलिस से चुनाव करा के देख लिया जाए। और एक जो दूसरा आरोप लगा है आशीष भाई, करहल वाला, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गंभीरता से वो आरोप लगाया है, उसके बड़े नेताओं ने उस बात आरोप लगाया है कि एक दलित बच्ची इसलिए मार दी गई क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की पैरवी की, वकालत की। आशीष जी, देखिए, पहले तो ये समझने की बात है कि इस बार इतना ज्यादा बवाल क्यों हो रहा है। तो जैसा पहले भी कहा गया कि ज्यादातर उन इलाकों में ये बवाल देखा गया जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास था इस बार कि किसी भी तरीके से जो चुनाव है वो जीतना है, क्योंकि उनकी लड़ाई दो तरफा है योगी की। एक तरफ उन्हें सपा से लड़ना है और एक तरफ उन्हें अपनी दिल्ली की जो सरकार है उससे भी लड़ना है, क्योंकि वो अपना रिपोर्ट कार्ड सही रखना चाहते हैं, वरना उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। तो उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा था कि किसी भी तरीके से यहाँ चुनाव जीतना है। और उसको हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि जो पुलिस जो है कहीं ना कहीं, जब चुनाव आयोग भी कह रहा था कि भाई आप लोगों को रोक के रास्ते में बैरिकेडिंग लगा के वहां कहां चेकिंग कर रहे हैं, आपको नहीं करना, ये पोलिंग पार्टी का काम, लेकिन पुलिस वहीं पे दबाव बना के वहीं से लोगों को लौटा रही थी। जब पुलिस ने लोगों को लौटाना शुरू किया तो लोगों में आक्रोश हुआ, क्योंकि लोकतंत्र के इसीलिए अंदर पत्थर चला दिए, इसीलिए पत्थर चलाना शुरू कर दिया। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जब लोकतंत्र में एक बार आदमी को वोट डालने का अधिकार मिलता है और आप वो भी उससे छीन लेंगे केवल सत्ता वो पक्ष पत्थर मारेगा पुलिस पर, तो वो गलत तो है, लेकिन हुआ इसीलिए है, वो हुआ इसीलिए, लेकिन वो मैं उसको सही नहीं बता रहा हूँ, वो है तो गलत। उसके लिए प्रयास करना चाहिए था, जैसे अखिलेश जी ने दिन भर प्रयास किया, चुनाव आयोग को वीडियोस दिए गए पुलिस वालों के, और तभी चुनाव आयोग ने कई पुलिस कर्मियों को जब पाया कि उन्होंने गलत कर रहे थे तो उनको सस्पेंड भी किया। तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा था तभी तो सस्पेंड किया, वरना चुनाव आयोग क्यों सस्पेंड। जी आशीष भाई, दोबारा आऊंगा आपके पास। नावेद अयाज भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार इसलिए बवाल हुआ क्योंकि भाजपा किसी भी रूप तरह से सीटें जीतना चाहती। क्या 22 में भाजपा सीटें नहीं जीतना चाहती थी जब सरकार बननी थी? कि 24 में भाजपा वैराग्य ले ली थी कि उसको जीतना नहीं था? ये इसी बार बवाल क्यों? इतना सरल नहीं है ना, सरलीकरण, जनरलाइजेशन नहीं हो सकता कि भाजपा चुनाव जीतना चाहती थी, योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतते। अच्छा, 22 में चुनाव हारना चाहते थे? नहीं, इससे पहले तब तो उनकी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी थी। सपा जीत ही नहीं सकती। भैया आशीष बाबू, एक मिनट, इस चुनाव में 9 सीटें भाजपा हार जाए तो भी उसकी सरकार नहीं जा रही, और आप 9 सीटें जीत लो तब भी आपकी सरकार नहीं आ रही। फिर हंगामा इतना क्यों? मसला ये है, माहौल सेट हो रहा है, ये एक नैरेटिव बना हुआ। नहीं, इसकी 2 व्याख्याएं हैं। मैं अंकुर के पास आ रहा हूं, लेकिन इसकी 2 व्याख्याएं। एक व्याख्या जो समाजवादी पार्टी कह रही है, और दूसरी व्याख्या ये भी है कि 23 को अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो कुछ वीडियो पहले से रखोगे। हम तो पहले से कह रहे थे, वीडियो नहीं देखे थे हमारे, हैं? हमने 200 वीडियो ठोके थे उस दिन 20 तारीख को, इसलिए हम हार गए। कई बार ऐसा होता, बच्चा इम्तिहान में जाता है तो कहता है कि वो आज पेपर देर से मिला और जल्दी कॉपी ले ली, इतना बोल के छोड़ देता है कि अगर नंबर अच्छे आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं, और खराब आए, फेल हो गए तो कह देंगे कि हमने पहले कहा था ना, आज पेपर देर से दिया और कॉपी जल्दी ले ली। होता है, कोई नहीं। अंकुर सक्सेना, आप जिस सीट पर लड़ रहे हैं, आपसे मतलब आपकी पार्टी जिस सीट पर लड़ रही थी मीरापुर, वहां भी बहुत बवाल हुआ, और अभी कुछ देर पहले ही अखिलेश जी ने वहीं के थाना का वीडियो डाला, थानेदार का, और इतना डाला, पूरी सपा ने डाला, और अखिलेश जी ने कई राउंड उसको रिट्यूट ठोका कि देखिए ये वो रिवाल्वर दिखा के वोटरों को धमकाया जा रहा है। अब कुछ लोग कह रहे वो आधा वीडियो डाला, पथराव वाला अंश उसमें काट दिया गया। लेकिन मीरापुर में इतना तनाव क्यों रहा? अमिताभ जी, सर्वप्रथम तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बहुत गंभीरता के साथ
करहल में जो बालिका के साथ में गलत कृत्य हो गया, उसका जो मर्डर हो गया है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय लोकदल परिवार की ओर से सहानुभूति और दुख व्यक्त करता हूं। साथ में सरकार में रहते हुए भी सरकार से ये डिमांड करता हूं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के इस उत्सव में अगर इस तरीके की दुखद घटनाएं घटित होंगी तो कहीं ना कहीं ये हम सबके मानवीय सभ्यता के गाल पे एक बहुत बड़ा तमाचा है और इसके प्रति समस्त राजनीतिक दलों को एक जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। एज अ स्पोक्स पर्सन में राष्ट्रीय लोकदल ये बात खुले मंच से कहे। जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता के दो पहलू हैं, राजनीति के दो पहलू अवश्य हैं, परंतु अगर आप देखिए क्या विपक्ष की हैसियत से माननीय अखिलेश यादव जी अपने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर पा रहे हैं, तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कतई नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ वो चुनाव आयोग की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, दूसरी तरफ जब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ये प्रतीत होता है कि सो कॉल्ड पुलिस वालों ने के ऊपर अभी केवल आरोप लगे थे, लेकिन तब भी चुनाव आयोग ने सक्रियता दिखाते हुए इमीडिएटली 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर पुलिस को भी एक मैसेज डिलीवर्ड किया कि इलेक्शन के समय जो इलेक्शन कमीशन है उसकी सुप्रीमेसी को स्थापित किया है ताकि पक्षपात पूर्ण रहित एक इलेक्शन हो सके। ऐसी स्थिति में भी अगर समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के मुखिया या समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव आयोग की कार्यशैली के ऊपर या जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग को लेकर पुलिस एवं प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वयं इनकी मानव स्थिति और मानसिक स्थिति पे प्रश्न चिन्ह लगता है। ठीक अंकुर, ठीक। नावेद अयाज के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी जरूर करूंगा। एक सलाह है कि मेरे मन में आ गया तो कह देता हूं। भाई देखो आशीष भाई, अब कम से कम अखिलेश जी का एक ट्वीट केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य के चुनाव आयुक्त के लिए तो बनता है, चुनाव अधिकारी के लिए नहीं। आपने जब जब ट्वीट ठोका तब तब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। क्या आपने कहा गुड्डू को हटाओ, गुड्डू को हटा दिया, बोलो पप्पू को भी हटा दो, पप्पू को भी हटा दिया, बोलो छोटू को सस्पेंड कर दो, बोल कर दिया। तो अब इतना तो करो, कम से कम ये तो कहो कि हाँ इन लोगों ने अच्छा काम किया, ईमानदारी से काम किया, भारत में चुनाव निष्पक्ष होते हैं, ये तो बोलना चाहिए, ये बोला जाना चाहिए। ठीक है। नावेद अयाज, बीएसपी की नजर में चुनाव कैसा रहा? हालांकि आप लोगों का बड़ा लो की अफेयर है था इस बार चुनाव, बिल्कुल चुप्पे चुप्पे टाइप का, लेकिन फिर भी आप तो हो गया चुनाव। क्या आपकी नजर में कैसा रहा ये बाई इलेक्शन 9 सीटों का, और क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, जो उपचुनाव हुआ है कहीं ना कहीं प्रशासन के दम से, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को प्रेशर में लेकर प्रशासनिक दबाव से के साथ चुनाव को प्रभावित तो किया गया है। और चुनाव प्रभावित होने की कंडीशन ही थी कि जगह जगह जो है वो तनाव नजर आया। ऐसा लग रहा था कि प्रशासन जो है वो किसी इलेक्शन कमीशन के लिए काम न करके किसी सरकार के लिए काम करने के मूड में है। तो कई जगह लगातार शिकायतें थी, और खासकर जो विपक्षी दलों के बूथ थे उन बूथों को टारगेट किया गया। एक मिनट, बूथ किसी दल का नहीं होता बाबू, दल की पार्टी का कार्यालय होता है, ठीक है ना? बूथ जनता का होता है। किसने कह दिया पार्टी कार्यालय होता, पार्टी का बूथ होता? बूथ हमारा होता भैया। जो समर्थक थे, दूसरे दलों के समर्थक जिन बूथों पे नजर आ रहे थे, भाजपा के विरोधी समर्थक, जो भाजपा के विरोध में काम करने वाले लोग अपनी मत का प्रयोग करना चाहते थे, उन बूथों पे जब भाजपा का विरोध ज्यादा होते हुए या भाजपा के विरोध में वोट ज्यादा होते हुए देखा, तो ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन अब चुनाव न कराकर कोई प्रशासनिक बॉडी चुनाव को कराने का प्रयास कर रही है। कौन वोट डालेगा, कौन वोट नहीं डालेगा। फिर ये 7 पुलिस वाले तत्काल प्रभाव से मतदान के दौरान कैसे निलंबित हो गए? देखिए, अमेरिका ने की है कि जापान ने की है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की अपनी कम से कम इतनी वो कोशिश रहती है कि हम अपनी छवि को बचा लें, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर जिस तरीके से एविडेंसों के साथ और वीडियो के साथ प्रशासनिक पक्षपात सामने आया है, उससे साफ जाहिर है कि ये लीपा पोती के लिए तो उनको निलंबित कर दिया गया है, लेकिन चुनाव की निष्पक्षता कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। अरे नावेद, एक सवाल और है, करहल में एक दलित बेटी की हत्या हो गई, उसका शव आज मिला।
भाजपा का और उसके परिवार का, उसकी मां, उसके पिता, उसके भाई का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता ने मेरी बेटी को मार दिया चूंकि उसने सपा को वोट देने से मना किया था। इस पर बहन जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। नहीं, आपका तो मूल ही दलित वोट है। देखिए बहन, उम्मीद कर रहे थे कि मायावती जी बोलेंगे, इससे बड़ा और मुद्दा क्या होगा। नहीं, देखिए पहली तो बात यह है कि जो बच्ची की हत्या हुई है उस पे संवेदना है, और जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, आपकी संवेदना नहीं, बहन जी की संवेदना आनी चाहिए थी। आपकी संवेदना क्या होगा? आप समय का इंतजार करें। बहन जी की संवेदना हमेशा दलित समाज के साथ रही है, और दलित समाज इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि बहन जी की संवेदना के बिना बहन जी का क्या है। लेकिन जो आरोप है वो समाजवादी पार्टी पर है और गंभीर आरोप हैं, और समाजवादी पार्टी हमेशा से ही दलित विरोधी सोच के लिए जानी जाती है। समाजवादी पार्टी हमेशा एक तानाशाह रवैये के साथ दलितों को अपने पक्ष में करना या दलितों के से संबंधित मुद्दों को उनका विरोध में खड़ा हो जाना, जैसे प्रमोशन में आरक्षण जैसे मुद्दों के खिलाफ भी वो खड़े रहे। आज इस बच्ची की जो हत्या है, वो हत्या ये दर्शाती है कि जो समाजवादी पार्टी का एक विशेष वर्ग समाज है, वो कभी दलित समाज को जो है वो अच्छे से नहीं देखता है, सम्मानजनक नजर से नहीं देखता है। और बच्ची की हत्या पर सारे ही दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है। सभी लोग इस बात पर अफसोस कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो कार्यकर्ता पे आरोप लगा है, इस पर मौजूदा सरकार जो है वो कड़े से कड़ा एक्शन। ठीक, नावेद अयाज ने जो बात कही आशीष जी कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी रुख के कारण जानी जाती है। हालांकि उम्मीद ये हुई थी कि बहन जी बोलेंगी और सुबह ही बोल देंगी, लेकिन बहन जी अभी तक नहीं बोली। शायद कुछ इंतजार कर रहे होंगी कि एक आध दिन और देखते हैं फिर करेंगे जो भी। ना आकाश बोले, ना बहन जी बोले, ना सतीश मिश्रा बोले। लेकिन खैर, बीएसपी के प्रवक्ता ने इस मंच पर कहा है कि समाजवादी पार्टी एंटी दलित एटीट्यूड के लिए जानी जाती है और उसी के कारण ये हत्या हो गई करहल में। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आशीष जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत ही दुखद घटना है। जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ जो देश का कानून है उसके मुताबिक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अभी मैं ये नहीं जानता कि हत्या करने वाले का असली कारण क्या था। ये जो कारण बताया जा रहा है, मैं ये नहीं समझ सकता कि ये कोई कारण हो सकता है किसी की हत्या करने का। कोई और वजह भले ही हो, लेकिन बहरहाल हत्या तो हुई है, तो मुकदमा तो हत्या का चलेगा और चलना भी चाहिए। जहां तक ये कहना है कि हम किसी दलित समाज के विरोधी हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बसपा वाले कह रहे हैं। हाँ, तो वो कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, जैसे हमारी सोच रही है। आप भी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हम असली वाला कर रहे हैं भाई। वहां तो सिर्फ 2 उद्योगपति है, सब कुछ उन्हीं को भेंट चढ़ा दिया जाता है। हम लोग सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश रहती है, और जो कामयाबी हमें 2024 में मिली भी थी, वो इसीलिए मिली थी कि सबका साथ हमें मिला था। जी, दीपक सोनकर जी, मेरे ख्याल से आप जो भी दावा किया जाए वो सोच समझ के किया जाए, क्योंकि 21 और 22 2 दिन बीच में है। 23 को खुलजा सिमसिम हो जाएगा क्या? तो 23 को भागने का रास्ता ना आपके पास होगा ना आपके विरोधियों के पास होगा। अभी क्या स्थिति है? 9 में कितने? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपनी बातों को लेकर के, जनता के बीच में अपनी योजनाओं को लेकर के, सब ठीक है भैया। अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब तो अंक गणित पे आओ महाराज। हमने अपनी जिम्मेदारी के साथ बात पहुंचाने का काम किया है, और जनता ने आज पेटी में कैद करता अपना निर्णय दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रयास के साथ 9 की 9 विधानसभा में जीतने का प्रयास करेगी, और जो जनता का अदालत है, जनता की अदालत फैसला करेगी। मगर समस्या ये है कि पहले से ही जो जानता है कि हम हारने वाले हैं, वो किस प्रकार का नैरेटिव सेट करते हैं, वो किस प्रकार का वातावरण बनाने का काम करते हैं। अभी आशीष भाई बता रहे थे, मैं एक बात अभी दलित समाज की बात आई, अमिताभ जी 10 सेकंड में खाली कह रहा हूँ। मैं खुद दलित समाज वर्ग से बिलोंग करता हूँ। मैंने देखा है 2012 से 17 का कार्यकाल, किस तरीके से उस गरीब दलित परिवारों के साथ उनकी जमीनों को छीनने का काम कर दिया जाता था, किस तरीके से उनकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करने का काम किया जाता था। उदाहरण है 2014 के अंदर
किस तरीके से मुरादाबाद में हमारे मेरी बहन की जमीन छीनने का काम किया गया समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ने मुरादाबाद के अंदर, और कैसे 2015 में 2 दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई, कोई एफआईआर नहीं, कोई मुकदमा नहीं। और वहीं जो प्रमोशन की बात आ रही थी, प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया। तो समाजवादी पार्टी अब ये पीडीए की बात करेगी तो जनता इस बात को जानती है कि कितने दलित समाज के हितैषी रहे, कितने दलित समाज के नेतृत्व करने का काम किया है। हमेशा से आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। मैं आशीष जी से भी कहूंगा, आप तो बहुत शिक्षित है, मेजर है, आप रिकॉर्ड देखिएगा, सबसे ज्यादा अत्याचार दलित समाज पे अगर कभी हुआ है तो 2012 से 17 के कार्यकाल में हुआ है, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। अब कहां से तैसी हो जाएंगे? तो ये आज जनता इन्हीं सब परसेप्शन के आधार पर जनता ने वोट किया है। जनता ने वोट किया है जिस तरीके से करहल के अंदर के वातावरण को देख करके देखा है, मैंने वातावरण को देख करके, और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ। ठीक भैया, रोकना होगा। आशीष जी, 2-3 बातें। एक तो दलित वाला मसला मुझे लग रहा है आपके गले में पड़ गया है, इससे अब निपटना होगा, ये फंदा तो पड़ गया। दूसरा विषय ये कि अगर पुलिस पर पथराव किया जा रहा हो तो पुलिस को क्या करना चाहिए? गुलाब बांटने चाहिए कि चॉकलेट बांटनी चाहिए पत्थरों के जवाब में? एक। दूसरी बात, क्या ऐसा संभव है कि बिना पुलिस के चुनाव हो जाएगा? नहीं ना। और तीसरी बात ये, आप कितनी सीट जीत रहे हैं? अब तो हो गया जो होना था, अब अंक गणित आना चाहिए, कितनी सीट जीत। 3 विषय हैं। पहला आपका सवाल था कि क्या पुलिस पे अगर पथराव हो रहा है तो पुलिस को क्या करना चाहिए। मैं उसमें थोड़ा और पीछे जाऊंगा। पुलिस वहां किस लिए लगाई गई थी चुनाव आयोग द्वारा? कानून व्यवस्था को संभालने के लिए या वोटरों के आई कार्ड चेक करके उनको रोकने के लिए? तो जब पुलिस ही अपना काम जो करना चाहिए था वो नहीं कर रही थी, जब एक गलत हो रहा था, तो वो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन था। नहीं आशीष जी, जब आप एक मिनट, जब आप कहते हो किसी को रोको नहीं, किसी को टोको नहीं, खुला रखो, सनातन धर्मशाला रखो, एक सेकंड, तो फिर पुलिस क्या करे? फिर क्यों लगाए पुलिस? फिर तो लगानी नहीं। आपकी मांग ये होनी चाहिए कि विदाउट पुलिस कराओ। नहीं, पुलिस देखिए, चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया कि पुलिस को ये हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से लोगों के आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स और वोटर कार्ड को चेक बनवाए। भैया एक मिनट, आशीष बाबू एक मिनट, बाबू एक मिनट, लाइन बनवाएगी, ये तो कहेगी सीधे खड़े हो, कहेगी ना? नहीं, इतने पे एक मिनट, एक मिनट। आपको लगता है कि लोगों से कहा गया कि लाइन में खड़े हो जाओ, लोगों ने कहा नहीं, हम लाइन में खड़े नहीं होंगे, हम पथराव करेंगे ना? हम बताई दे रहे क्या हुआ। एक मिनट रुकिए। जब आप मानस बना के आए कि गुरु पंगा लेना है, बोले हाउ लेना है, हम बता रहे, सुनो ना महाराज। तब होता है जहां कैमरा दिखा, पुलिस ने कहा मैं सीधे खड़ा हूं, सब लोग लाइन में आ जाओ। वहीं अपना कार्ड दिखाया, बोले पुलिस हमको रोक रही वोट देने से। लो, उनको चाहिए फ्रेम, कि फ्रेम में आ जाए, एक फोटो बन जाए, एक पिक्चर बन जाए। क्या ऐसा नहीं हुआ? वरना पथराव क्यों हुआ? मैं कई जगह उत्तर प्रदेश में आज पथराव क्यों हुआ आशीष जी? लोगों को रोकने के लिए, उनको वोट ना डालने दो, इसलिए पथराव हुआ, इसलिए बवाल हुआ। और पुलिस ने अपना काम नहीं किया, इसीलिए तो 7 लोग सस्पेंड हुए। अब ये तो वो हैं जो लोग पकड़ में आ गए, ऐसे अनगिनत होंगे जो पकड़ में नहीं आए, या जिनका वीडियो नहीं मिल पाया या नहीं बन पाया, ऐसे भी तो होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 7 गड़बड़ कर रहे थे जो सस्पेंड हुए और सब बहुत दूध के धुले थे, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा ठीक। और जहां तक ये दूसरा आपका सवाल था कि क्या पुलिस के बगैर चुनाव हो सकता है? हाँ, पुलिस के बगैर हो सकता है। आप सेंट्रल फोर्सेस लगाइए, क्योंकि पुलिस हमेशा जो भी सत्ता में होगा, उपचुनाव है, वो जो लोकल गवर्नमेंट है उसी के अधीन है, वो उसी को आंसर करती है। तो आप सीआरपीएफ का इस्तेमाल करिए, उनको कोई लेना देना नहीं है इससे, वो कर लेंगे ज्यादा अच्छे से, इम्पार्शियली, हम जिसे कहते हैं न्यूट्रल होकर के वो मैनेज कर लेंगे। पुलिस की हाल तो अमिताभ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, आप बेहतर जानते हैं। ठीक आशीष भाई, 14 में आपकी सरकार थी और आपके दोस्त की सरकार दिल्ली में थी क्या? तो आपने 3-5 किया जैसे किया होगा, परिणाम क्या आया? 47 एक सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड, 5 सीट आई इसी 14 में। तब तो पुलिस आपको रिपोर्ट कर रही थी ना, भाजपा वालों को तो करने दी थी। तब तो आपका टेलीफोन सुन रही थी और कह रही थी जय हिंद सर, रुक जाओ भैया। और 17 में भी आपकी सरकार थी मालिक,
17 में भी आपकी सरकार थी, क्या परिणाम आया? 47। तब इसलिए इस गलतफहमी में न रहो कि पुलिस चुनाव हरवा देती है, पुलिस चुनाव जितवा देती है, ऐसा संभव नहीं। अंकुर सक्सेना, अगर पुलिस चुनाव हरवा और जितवा सकती तो 1952 में पहला चुनाव जब हुआ था तब से लेके आज तक कोई सरकार चुनाव हारती ही नहीं। जो एक बार आ जाती वो 1000 साल तक रहती, क्योंकि पुलिस तो सबके पास रही नहीं। फिर गोविंद वल्लभ पंत के लड़के बच्चे आप अभी तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं रह लेते? भाजपा में और दूसरों में और 2014 अगर पुलिस ही थानेदार ही चुनाव जितवा सकता होता तो जिसकी सरकार होती, फिर मायावती चुनाव कैसे हार जाती? तब थानेदार उनके पास नहीं थे। अखिलेश यादव कैसे हार गए? मुलायम सिंह यादव कैसे हार गए? भाजपा कैसे हारी? कांग्रेसी कैसे हारे 89 में? अगर यही मैं मान लूं कि ना दरोगा जिसके साथ है वही जीतेगा, तो जिसकी सरकार होती है वो कैसे हार जाता है? और यही जब 33 सीट पर लोकसभा में भाजपा आके सिमट गई तो कहा गया ये मेरा, तो सपा ने कहा ये मेरा पराक्रम है। क्या? तब भी तो पुलिस इन्हीं की थी। अंकुर सक्सेना जी, अमिताभ जी देखिए, एक कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा जी, और अपनी प्रत्याशित हार का पूर्वानुमान हो गया है, तो कहीं ना कहीं इनको एक बहाना तो चाहिए ही चाहिए। तो अपनी हार का ठीकरा इनको किसी के मत्थे तो फोड़ना ही है, तो वो चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो। अभी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय ने स्वयं स्वीकार किया कि चुनाव आयोग ने 7 लोगों को सस्पेंड किया। अब इनने इसको अंशतः स्वीकार किया, इनने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को स्वीकार नहीं किया। इनको इस बात के लिए भी तो, इस चीज को भी तो स्वीकार करना चाहिए कि चुनाव आयोग कितना एक्टिव मोड में है, कि जरा सा आभास होते ही उसने केवल आपके द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर या विजुअल्स को देखकर जांच करने हेतु उन्होंने उनको तत्काल वहां से पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया या उनके स्थान से हटा दिया। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को यह भी देखना चाहिए कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र किसी पुलिस या प्रशासन के डंडे पे नहीं चलता है। लोकतंत्र चलता है मताधिकार के प्रयोग से। तो आपको तो जनता का आह्वान करना चाहिए कि आप भारी से भारी मात्रा संख्या में घर से निकले और मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे और आज वोटिंग के दिन तक माननीय अखिलेश यादव जी ने कहीं पर भी इस तरीके का जनता से आह्वान नहीं किया कि आप लोग अपने घर परिवार से निकले और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। उनने क्या किया? उनने एक बार ट्विटर भरा पड़ा है कि घर से निकलिए और अगर दौड़ाए गए हैं तो दोबारा जाइए। आपने कुछ देखा ही नहीं है, कितना झूठ बोल रहे हैं, या तो आपको जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव का ट्विटर देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, सब जगह लिखा हुआ है कि जाइए वोट डालिए, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने किया नहीं है। आप देख लीजिए ना, अभी कर लीजिए गूगल, अगर एक स्पेयर फोन है तो उस पे गूगल कर लीजिए। वो जनता को उकसाते रहे हैं और एक वर्ग विशेष को उन्होंने टारगेट किया। इसीलिए आप देखिए कि जिन जगहों पर इस तरीके का, जैसा कि अमिताभ जी ने अपनी शुरुआती बात में कहा था, ये एक वर्ग विशेष का जहाँ पे बहुलता है, उस इलाकों में ज्यादा घटनाएं घटित हुई है। 98% चुनाव आयोग ने भी कहा कि भैया जिनको हटाया गया है वो दोबारा वोट डालने जाएं। ये तो चुनाव आयोग का बयान है। मताधिकार, जितना ज्यादा जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी, कहीं ना कहीं लोकतंत्र उतना सशक्त होगा। तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र में अपने विपक्ष की भूमिका का सम्यक निर्वहन करना चाहिए। ठीक, एक मैं बीएसपी के नावेद अयाज के पास जाऊँ, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में आती है कि मान लीजिए, अभी तो मान लीजिए कहेंगे अब तो वोटिंग हो गई, 10 लोग पोलिंग बूथ में अंदर घुसे, पुलिस ने कहा हाँ भाई वोटर हो, अरे बोलो तुमसे क्या मतलब यार, ट्विटर नहीं देखा चुनाव आयोग का, हट साइड से हटो, अंदर चले गए। क्या? उसमें 2 वोटर हैं, 8 अपना सुरती उर्ती खा के, चूना हाथ में लगा के मौज लेने चले गए। क्या? अब वहां तो कोई मास्टर है, कोई लेखपाल है, कोई पटवारी, ऐसे लोग चुनाव आयोग की ड्यूटी में है। वहां कोई ऐसा तो नहीं कि रॉ और सीबीआई के डायरेक्टर चुनाव में वहां कुर्सी पर बैठे। क्या? वो तो सामान्य सरकारी बाबू लोग हैं, कर्मचारी हैं। आशीष बाबू, सब लोगों के लिए कह रहा हूं। क्या? अच्छा, पुलिस बीच में आ नहीं सकती? क्यों? बोले ट्विटर नहीं देख रहे हो? तुम्हारा काम क्या है? बाहर मूंगफली बेचो। क्या?
तब क्या होगा, कैसे फिर वहां वाली लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, बोलो दे कंटाप सटासट, दे कंटाप सब सटासट, तब क्या होगा। एक बार पुरानी बात है, तब इतना वो नहीं होता था, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिर पे गुम्मा मार दिया गया था, उसका सिर फट गया था। वो रिपोर्ट नहीं लिखा पाया, क्योंकि जो सरकार थी ना उस वक्त की, उसी के लोगों ने मारा था। क्या तो उन्होंने कहा अभी तो देखो सिर ही फटा है, रिपोर्ट लिखाओगे तो फिर नौकरी भी जाएगी क्या। लेकिन आप चाहते हो कि पुलिस दूर रहे, पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। मैं तो हैरान हूं, फिर पुलिस वहां आमलेट बेचने के लिए लगाने की बात होती है, क्यों फिर चुनाव आयोग कहता है कि पुलिस फोर्स मिलेगी तो चुनाव कराएंगे। क्यों कहा जाता है आप गश्त करिए, इसीलिए। खैर, नावेद अयाज, बीएसपी कितनी सीट जीत सकती है, अब तो आकलन कर लिया होगा आप लोगों ने। ये तो 23 तारीख तय करेगी कौन कितनी सीटें जीतेगा। अरे तय तो आज हो गया मेरी जान, तय हो गया यार, 23 को तो अनाउंसमेंट है। तुम कहा अमिताभ जी, अभी चुनाव हुआ है, गोल के नहीं खुली है, मशीनें नहीं खुली है, गिनती का दिन तय है। जिस दिन गिनती होगी उस दिन तय होगा कौन कितने चुनाव में जीत पा रहा है। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक माइंड सेट के साथ प्रशासन को आगे किया है कि पहले लोगों को तुम्हें अपशब्द करने हैं, पहले लोगों के तुम्हें बैरिकेडिंग करके बूथों से पहले पहचान पत्र और उनके आधार कार्ड चेक करने हैं, पहले लोगों को एक विशेष वर्ग मान के उनके खिलाफ जो है एक विशेष कैंडिडेट का वोटर समझ के उनको बूथों तक जाने से रोकना है। और अगर उसके बावजूद भी वो ना माने तो उन्हीं पर आरोप लगाकर और उनके खिलाफ लाठीचार्ज जैसे एक्शन लिए जाएं। और लाठीचार्ज में जब एक जनता किसी भी वर्ग की रही हो, कोई भी मौका माहौल रहा हो, जनता जब अपने आप को बचाने के लिए आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में आती है, तो जनता भागते हुए प्रशासन को देशी तमंचे भी चलाती है और पत्थर भी चलाती है। ठीक है, मैंने देखा हमेशा मीडिया जो है प्रशासन के एक्शन को महत्व देती है, भारत की जनता को महत्व नहीं देती। जनता को किसने उकसाया, जनता के साथ जो अपशब्द होती है, जनता के साथ जो लाठीचार्ज होता है, जनता को जो धक्का मुक्की की जाती है, क्या ये प्रशासनिक कानून व्यवस्था की देन है? क्या ये प्रशासन का चरित्र है? ये पुलिस की वर्दी में भारत का अपमान करने के लिए अपनी मानसिकता के लोग छोड़ दिए जाते हैं और वो जो विशेष एक पार्टी के एजेंट के तौर पे प्रशासन काम करने लगता है, सरकार के लिए, ये कानून व्यवस्था के लिए काम करना छोड़ देता है। एक मिनट रुको, अरे भाई एक मिनट रुको। जब मायावती की सरकार थी तो क्या स्थिति थी? तब ये पुलिस वाले, अरे रुको भाई, सुन तो लो पूरी बात, तुम तो गजब ज्ञानी हो यार। जब मायावती की सरकार थी तो यही पुलिस वाले कोऑर्डिनेटर से निर्देश लेते थे ना। आपके पास जानकारी गलत है। अरे आपको कुछ जानकारी नहीं बच्चा। जब मायावती की सरकार थी तब तो मेरे ख्याल से आप स्कूल में पढ़ रहे होगे। गजब कर रहे हो यार। और कह रहे हमको जानकारी नहीं। यार तुम तो गजबे आदमी हो भाई। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। सोनकर जी, ये चुनाव मैं लगातार कह रहा हूं कि ये चुनाव जो खैर नावेद कह रहे थे कि फैसला वो होगा, नहीं फैसला आज हो गया, फैसला अनाउंस 23 को होगा। जैसे कोर्ट में फैसला, अंकुर तो वकील है, वो जानते हैं कि फैसला रिजर्व कर लिया जाता है। क्या फैसला सुरक्षित हो गया है, प्रोनाउंस 23 को होगा। अभी इनको समझ नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, अभी तो नौजवान है, आगे आगे सीख जाएंगे 2-4-5 साल में। खैर सोनकर जी, मसला वही खड़ा है। मैं लगातार कह रहा हूं कि ये चुनाव आज अखिलेश यादव जितने एक्टिव रहे, इतना एक्टिव वो कभी किसी उपचुनाव में नहीं रहे। नेवर नेवर। तब भी नहीं रहे जब धर्मेंद्र चुनाव लड़ रहे थे आजमगढ़ से। आज सुपर एक्टिव थे। मैं ये बात लगातार 3 महीने से कह रहा हूं कि ये बाई इलेक्शन सरकार के भविष्य से जुड़ा नहीं है। ये 2 नेताओं पर रेफरेंडम है, 2 नेताओं पर जनता का वर्डिक्ट है, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ। आप इस बात से सहमत हैं? दीपक सोनकर जी, मेरी आवाज आपको? जी आ रहे भाई, आ रहे। देखिए, जब किसी पार्टी का नेतृत्व करने वाले लोग
चाहे वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, जो सरकार में प्रदेश की जनता ने उनको बनाया मुख्यमंत्री है दूसरी बार, और चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हो, तो दो पक्ष तो होंगे ही, मगर कहीं ना कहीं बात यह है कि जनता उनकी तरफ जाएगी जो मूलभूत सुविधाओं से किसने उनको जोड़ने का काम किया, किसने उनको तोड़ने का काम किया, कौन धर्म के नाम पर भड़काने का काम कर रहा है, कौन जाति के नाम पर भड़काने का काम कर रहा है, किसके अपराधी रिकॉर्ड क्या है। तो सारा पूरा स्ट्रक्चर, पूरा नैरेटिव देखने के बाद ही तो जनता वोट करती है, और आज जनता ने इसी आधार पर ही निर्णय करने का काम किया है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो कानून व्यवस्था का कंट्रोल। नहीं दीपक जी, एक मिनट, ये प्रचार के विषय थे, प्रचार का तो वोट हो गया भाई। मैं एक लाइन में पूछता हूँ, 23 तारीख को अगर ऊंट आपके पक्ष में बैठा तो क्या बोलेंगे, और अगर आपके खिलाफ बैठ गया ऊंट तो क्या बोलेंगे? बस बता दिए, यही सवाल मैं आशीष चतुर्वेदी से लूंगा। देखिए, हमारा तो सीधा सीधा है, ये जनता जनार्दन है। अरे भाई, ये बात तो हम भी जानते हैं, फिर टीवी बंद कर दें, फिर बंद कर दें टीवी, आज से चैनल बंद कर दें। ये हम नहीं जानते जनता जनार्दन है मालिक? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो जनता का आदेश होगा उसका पालन करेंगे साहब जी। गजब बात करते हो जनता यार जो तुम निर्णय लोग। करेगी। अच्छा राय, क्या कोई ऐसा वैकल्पिक विषय है कि पालन करोगे कि नहीं करोगे? ये मन की मौज नहीं है ना भाई मेरे, कोई वैकल्पिक है कि ए चुनो चाहे बी चुनो? गजब कर रहे हो। हम दूसरे विपक्ष की तरह लोकतंत्र पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, हम संविधान पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे। मैंने सवाल दूसरा पूछा भैया, दीपक जी मैंने पूछा, और सरल कर दूं, 23 को आप लोकसभा जैसी स्थिति में रहे तो क्या बोलोगे, और 23 में आप बम्पर 14 और 17 वाली स्थिति में आ गए तो क्या बोलोगे? एक लाइन बता दो, मैं आगे बढ़ूं। ये मत कहना लोकतंत्र में जनता जनार्दन, इसको छोड़ के। देखिए अमिताभ जी, जो जनता वोट जिसको चुनेगी, जनता हम उसको स्वीकार करेंगे, स्वाभाविक बात है। ठीक है, ठीक है, ये वोट तो जनता ही करेगी ना। अरे भाई, फिर जिसको चुनोगे हम उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो जब इतना सरल है तो सारे मीडिया सेल और प्रवक्ता भंग करें सारी पार्टियां, जब इतने ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, फिर ये दुनिया का प्रपंच क्यों बोले मीडिया सेल है, ये आईटी सेल है, ये फलान सेल है, ये ढकान सेल है क्या? और सब लड़कों को मोबाइल दे दिया, बोले ठोके रोटे क्या? फिर तो एक लाइन है, जनता ही जनार्दन है, बात खत्म हो गई। आशीष चतुर्वेदी, वही सवाल भाई आपसे है, ऊंट स्कर्बर इनकी तरफ झुक गया, दीपक सोनकर की तरफ, तो आप क्या बोलोगे? तब यही पुराने वीडियो आज वाले काम चलाओगे कि भाई ठेलो, कि मैंने पहले ही कहा था टाइप का? और अगर आपकी तरफ ऊंट आ गया जैसे लोकसभा में आया तो क्या बोलेंगे? अब प्लीज आप ऐसा हमारे साथ जाति मत करना कि जनता ही जनार्दन है, लोकतंत्र है ना। इसके अलावा, क्योंकि हम भी जानते हैं, श्रोता भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आज जो घटनाएं घटी हैं उससे हमारा कुछ वोट भले ही कम हुआ, लेकिन इसमें अधिकांश सीटों पे हम ही जीतेंगे, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं इस पे। और क्योंकि हमारी ये जीती हुई सीटें थी, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इन पे जीतेंगे, हम पहले ये हमारी इसमें कई अधिकांश हमारी जीती हुई सीटें थी, जिसपे हमें जनता ने पहले भी हम पे भरोसा जताया था, और हमें पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि हम दोबारा यही हम ही जीतेंगे। इन 9 में 4 आपके पास थी, 9 में जो चुनाव हो रहा है उसमें 4 आपके पास थी, 4 रिटेन कर लेंगे या उसके आगे जाएंगे? अब जो कुछ बात होगी वो रिकॉर्ड में जाएगी, ये ध्यान रखना। बिल्कुल 100% आगे जाएंगे, 100%। कहां तक? अगर व्यक्तिगत रूप से आकलन करूं तो मुझे लगता है कि 6 या 7। अच्छा, तो मतलब बड़ी उदारता से आपने 2 छोड़ दी दीपक सोनकर जी के लिए कि चलो भाई तुम भी घुस। सोनकर जी नहीं, वो आकलन है। हाँ, वो कह रहे 2 सीटें इनको दे देंगे ताकि ये भी नाराज ना हो, दुखी ना हो। सोनकर जी, अंकुर सक्सेना, सोनकर जी लग रहा अभी कुछ उसमें है, वही सवाल आपसे ले लें आप। और 2 सीटें जीत रही है जी, कुछ कह रहे थे जी? हाँ भैया बोलो जी। आशीष जी की पार्टी ने तो ये नैरेटिव सेट कर लिया है कि हम 9 सीटें हार रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है ना कि 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं जी। अरे 6 तो वो जीत रहे हैं, वो कह रहे हैं 6 तो कम से कम हम जीत रहे हैं,
6 से 7 लग रहा। दीपक सोनकर के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत। अंकुर सक्सेना, आप मीरापुर जीत रहे हैं कि नहीं, एक तो ये बताओ, और आपका अलायंस कितनी सीट जीत रहा है? अमिताभ जी, मीरापुर हम लोग 100% जीत रहे हैं। 99 नहीं, 100% हम लोग जीत रहे हैं। आज जनता जनार्दन ने हमारी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से राजनीति करते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण से राजनीति नहीं करते। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव का परिणाम चाहे जो आए, चुनाव का परिणाम चाहे जो आए, वो तो लोकतंत्र के उत्सव में किसी के भी फेवर में हो सकता है। हम चुनाव आयोग की कार्य क्षमता के और चुनाव आयोग की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले नहीं हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय ने कहा हम 6 सीटें जीत रहे हैं, तो ये इस बात का भी आपके सम्मानित चैनल पे आश्वासन दे और इस बात की स्वीकृति दें कि चुनाव परिणाम के बाद चाहे जो चुनाव परिणाम हो, अगर हम लोग उस चुनाव परिणाम में अपनी विजय को सुनिश्चित करते हैं तो ये चुनाव आयोग की ऊपर प्रश्न चिन्ह कार्यशैली पर नहीं लगाएंगे और हम लोगों को सम्मानित चैनल पर बैठकर इस बात की स्वीकृति आपके समक्ष करनी चाहिए इनको, क्योंकि हम लोग तो चुनाव आयोग पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। हम लोग सिर्फ नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मैदान में है और इसीलिए आप देखेंगे जनता ने जिस तरीके से 2017 में और 2024 में और 2022 में एनडीए सरकार पर समर्थन दिया है, ठीक उसी तरीके से इन 9 सीटों पर भी विकास के पायदान को अग्रसारित करने के लिए पुनः एक बार उपचुनाव में हम लोगों को समर्थन और प्यार देंगे। नावेद भाई, बीएसपी कितनी सीट जीत सकती है? देखिए, नतीजे जब अंतिम दिन गिनती का होता है उसी दिन तय होते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जरूर बीएसपी इस चुनाव में लोगों को अचंभित करेगी और जो कितना अचंभित करेगी, इतना कितना अचंभित करेगी? देखिए, इतना तो मैं क्या नाम है ज्योतिष नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो गिनती से कौन कितने वोटों से कहां जीतेगा ये तो अंतिम दिन ही तय करेगा जिस दिन गिनती होगी। लेकिन निश्चित रूप से बसपा ने अपने वोट बैंक के साथ सर समाज का जो वोट लिया है उसमें नतीजे बसपा के हक में आएंगे। भैया, जो लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, उनको ज्योतिषी होने की जरूरत नहीं होती क्या? जो प्रत्याशी होता है वो सबसे पहले जान जाता है कि जीतेंगे कि हारेंगे। ज्योतिषी होने की जरूरत नहीं पड़ती। इस गलतफहमी दिमाग से निकाल दो, नहीं राजनीति नहीं कर पाओगे। अगर राजनीति करने वाले को ये नहीं पता कि मेरे इलाके में वोट किधर जा रहा है तो क्या खाक राजनीति करोगे यार? आपके पास और कोई काम तो नहीं ना नेता के पास। अगर नेता को यही नहीं पता कि हमारे इलाके का वोट कहां जा सकता है तो क्या राजनीति करेगा? बोले मैं ज्योतिषी नहीं हूं। अरे भैया, ये तो आपको खुद में भी सेंस होना चाहिए। आशीष चतुर्वेदी जी, एक बात जो अंकुर जी ने कही, ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव आयोग को, सीआईएसएफ को, अंतर्राष्ट्रीय अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को, फलान को, ढिकान को, किसी को लांछित नहीं करेगी, चाहे हारे चाहे जीते। ठीक ना? ईवीएम का वो करेगी कि ईवीएम ने बर्बाद कर दिया। ये खतरा आपसे है या बहन जी से है? लेकिन बहन जी की पार्टी का भी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ तो वो स्थिति शायद ना आए। फ्रेम में लड़ाई में आप हो, क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि नहीं 23 को नतीजा जो भी आएगा हम ईवीएम को और चुनाव आयोग को बीच में नहीं लाएंगे? आशीष जी, देखिए, अभी आरएलडी की जो मुझे लगता है शायद उनकी ही प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव आयोग से कंप्लेंट करी है कि सपा ने 10,000 लोग जो हैं वो बुला करके वोटिंग करवा दी है। मैं टीवी पे देख रहा था, शायद इन्हीं की प्रत्याशी हैं शायद वो आरएलडी की, जिन्होंने कहा है कि 10,000 लोगों को बुला लिया, अचानक कहीं से आ भी गए और वोट भी डाल गए। तो नैरेटिव कौन सेट कर रहा है, कहाँ सेट कर रहा है, ये तो अब साफ दिख रहा है। और अभी तक आरएलडी जब भाजपा के साथ नहीं थी तो इसी चुनाव आयोग, इसी पुलिस पे हमारे साथ ये भी मिल करके जो है प्रश्न चिन्ह लगाते थे। लेकिन क्योंकि अब ये सोफे के दूसरी तरफ चले गए हैं तो इनकी भी भाषा और शैली बदल गई है। तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जो आज कुछ वोट हमारा निश्चित रूप से रुका है, कम हुआ है, ये ऐसा नहीं। अच्छा आशीष जी, इतना तो बता दो, ईवीएम बेचारी बच जाएगी कि नहीं? अब ईवीएम पे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठेगा।
जो उठेगा वो केवल ये जो लोग वोट नहीं डाल पाए, केवल उन्हीं पे मुझे लगता है प्रश्न मैं चिन्ह समझ रहेगा। गया। वैसा माहौल होगा कि हर असेंबली सेगमेंट में 20,000 यादव 20,000 मुसलमान काट दिया गया, जो उस टाइप की कोई लाइन आएगी 23 को। 20,000 तो नहीं, इतना तो नहीं रोक पाए होंगे। हाँ। मुझे लगता है 2-4 हजार से ज्यादा। उसमें कहा था मेरे ख्याल से विधानसभा के चुनाव में अखिलेश जी ने कहा था कि 20,000 मुसलमान 20,000 यादव काट दिया, इसलिए हम हार गए। नहीं, वो वोटर लिस्ट को लेकर बात कही होगी। लेकिन अच्छा, मतलब 40,000 आदमी का आपका कट गया, आपको इल्म ही नहीं हुआ। गजब बात है यार, 40 आदमी कट जाए तो बवाल होने लगता मोहल्ले में। नाम आप कट लोग जाए। भी कितनी विचित्र नींद में थे कि 40,000 आदमी, असेंबली में 3 लाख वोट है, कुल 2.5 लाख 3 लाख। गाजियाबाद इतनी बड़ी असेंबली सेगमेंट है तो वहां 4 लाख कुछ है वोट, वहां 40,000 वोट कट गया 10%, और आपको पता नहीं लगा। खैर ये अच्छा है, मैं इस बात से संतुष्ट हुआ कि समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र ने कहा कि इस बार वह ईवीएम को बख्श देंगे, अगर मामला थोड़ा उल्टा सीधा भी हो ईवीएम को ज्यादा नहीं लपेटेंगे। कम से कम ईवीएम की जान में जान आएगी कि चलो जान छूटी, बवाल कटा। दीपक सोनकर को आवाज जा रही है मेरी? दीपक जी, दीपक सोनकर, अच्छा दीपक सोनकर तो आवाज नहीं जा रही। तो कुल मिला के भैया अंकुर सक्सेना, अब आपको प्रसन्न होना चाहिए, उन्होंने ईवीएम को थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। वो करे बाकी चीजें तो नहीं, बट ईवीएम को इस बार ज्यादा नहीं लपेटेंगे। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर शांत हैं, चुनाव आयोग को नहीं बख्शने के मूड में है। मतलब संवैधानिक निकाय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना वो अपना संवैधानिक अधिकार समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए ना। चुनाव आयोग भी तो निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, और जहां तक प्रशासन प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो आप एक बार बताइए, हम लोग पुलिस प्रत्याशी लगा रहे हैं कि 10,000 लोग आ गए और वोट भी डाल के चले गए, तो आप अपनी प्रत्याशी को समझाइए ना ये बात जो मुझे समझा रहे हैं। अपने प्रत्याशी को समझाइए, वो कह रही 10,000 लोग आ गए, वोट डाल गए, चले भी गए, न पुलिस कुछ कर पाई, न चुनाव आयोग कुछ कर पाया। चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग, आपको किसी पे भरोसा है? आपको लोकतंत्र में देखिए, अभी आप प्रत्याशी को नहीं है मालिक, आप मुझे प्रवचन दे रहे हो। आप आपकी प्रत्याशी का, मैं तो आपकी प्रत्याशी की बात रख रहा हूँ। वो कह रही है कि सपा ने 10,000 लोग बुला लिए, वोट डाल भी गए और चले भी गए, और किसी ने कुछ नहीं किया। ये साबित होता है कि हम लोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमारे प्रत्याशी ने ये बात कही है तो उनने चुनाव आयोग को अगर सूचित किया, चुनाव आयोग की कार्यशैली पे तो प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, उनने तो आपके लोग की बात कही ना। अरे मान्यवर 10 नहीं 10,000 लोग सपा ने बुलाए और वोट भी डाल गए और चले भी गए, और आप नहीं कर रहा। इससे क्या साबित हो रहा है? इससे ये साबित हो रहा है ना कि पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में कार्य नहीं कर रहा, चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। तो अब कहीं ना कहीं आप पुलिस प्रशासन के लिए के जो अभी तक 10,000 लोग कैसे आए, वोट भी डाल गए और चले भी गए? अगर पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग सब कर रहा है, ये तो आप ही की प्रत्याशी कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ये तो आप ही की प्रत्याशी कह रही है कि 10,000 लोग आ गए चुनाव में, वोट भी डाल गए, चले भी गए, और धन्यवाद करना चाहिए। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। मेरे पीछे पड़े हुए, अपनी प्रत्याशी की भी तो सुन लो, बेचारी परेशान है। वो कह रही है 10,000 लोग आ गए, पुलिस भी हाथ पे हाथ रखे बैठी रही, बोले आओ वोट डालो चले जाओ। प्रत्याशी है ना, तो हम लोग तो जो बात कह रहे हैं, तो इससे आप ये मैसेज तो जा रहा है ना कि सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन नहीं है। अगर सरकार के दबाव में होता तो कहीं आप देखते। ठीक, अंकुर जी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, आशीष भाई को भी, अंकुर जी को भी। मैंने देखा नहीं, लेकिन जो बात आशीष जी कह रहे, अगर ऐसा आरोप आरएलडी के कैंडिडेट ने लगाया है मीरापुर में, तो ये विचित्र आरोप है, ऐसा संभव नहीं। सपा बसपा का मसला नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। और चुनाव में यह सुनिश्चित करना स्थानीय पुलिस की ही जिम्मेदारी है कि वोटिंग के समय बाहरी लोग विधानसभा को छोड़ दें, लोकसभा या विधानसभा को, क्या होटलों तक की चेकिंग होती है, बाहरी लोग नहीं। और 10,000 राम भजो, 10,000 तो लोकसभा में हो तो बवाल हो जाए, गोली चल जाए, तो विधानसभा जरा सी नहीं। ना 10,000 लोग आ सकते हैं, ना उनको आने दिया जा सकता है आज के दौर में, ना वो वोट कास्ट कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि जबलपुर का आदमी मीरापुर में वोट डाल जाए, नहीं।
वो बुर्का भी पहन के आए तो भी नहीं डाल सकता। हालांकि फिर उसके पीछे समाजवादी वाले खड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वोट नहीं डाल पाएगा। अगर बुर्का पहन के आएगा तो आशीष जी उसके पीछे अपनी ताकत लगा देंगे, हैं, लेकिन फिर भी वोट नहीं पड़ सकता। अल्टीमेटली तो फिर चेहरा बुर्का हटाना पड़ेगा ना। बुर्का नकाब बिना हटाए ये तो गाना नहीं चलेगा, पर्दा है पर्दे को रहने दो, ऐसा नहीं चलता वहां। कल चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया था कि पर्दा तो हटाना ही पड़ेगा, नकाब में वोट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं फिर कहूंगा कि भारत की चुनाव व्यवस्था को अपनी जय पराजय के हिसाब से व्याख्यायित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। पार्टियां हारती हैं, जीतती हैं, घोड़े से गिरती हैं, घोड़े पर चढ़ती हैं, चलता है। कभी माथे पर काला टीका लगता है तो कभी रोली चंदन लगता है, यही सियासत है। लेकिन उसके लिए प्रशासनिक मशीनरी को जो लोग आरोप लगाते हैं शायद वो अंदर से जानते हैं सच, लेकिन ठीक है, अब विपक्ष में है तो कुछ ना कुछ कहेंगे। इंदिरा गांधी के सत्ता में रहते हुए 77 में लोकसभा का चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी, संजय गांधी, विद्याचरण, ओम मेहता, बंशीलाल सब चुनाव हार गए। नावेद जैसे नए नौजवानों को समझना चाहिए, उनके पास पुलिस नहीं थी, उनके पास सीआईएसएफ बीआईएसएफ नहीं थी। गजब बात है यार, पढ़ते लिखते नहीं हो। उनकी हनक कम थी क्या? मायावती की ज्यादा उनकी कम थी क्या इंदिरा जी की? या अखिलेश जी की ज्यादा हनक है और इंदिरा जी की कम थी? आशीष बाबू ऐसे तो गलती कोई नहीं कर सकता है बोलने की। क्या उनकी नहीं सुनी दरोगा ने, है अखिलेश जी की सुन लेंगे, ये मायावती जी की सुन? कैसी बात करते हो यार? हार गई थी ना चुनाव, हार गई थी ना। और 17 में जब डीजीपी आप बना रहे थे तो आप चुनाव हारे ना, 14 में हारे ना। अब कहा जाता है अग्निहोत्री जी जिसकी सरकार होती पुलिस उसके इशारे पे चलती। अच्छा चलो अब इनके पे चल रही, जब आप थे तो आपके पे चली, तब क्या रिजल्ट आया सो बताओ हमको। क्या मायावती जी के समय में तो शशांक शेखर और फतेह बहादुरी चला रहे थे ना, प्रदेश चला रहे थे ना। उनके रहते कैसे हार गई मायावती? कैसे हार गई? उनका तो हंटर सबसे कड़क था, हारी ना। इसलिए मैं कहता हूं दरोगा जी चुनाव नहीं जितवा सकते ना। ये गांठ बांध लो भाई। ये सब बातें अपनी कमी को छुपाने का आवरण हो सकती हैं कि नहीं वो दरोगा ने ऐसा कहा और इंस्पेक्टर ने गोली चला दी ना, कुछ नहीं। हाँ ये चीज चिंता की है कि चुनाव वाले इलाके में कुछ इलाके क्षेत्रों में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव करने की हिमाकत करते हैं। ये कौन लोग हैं और ऐसा दुस्साहस कहीं क्यों होता है? आप पथराव करेंगे? राजनीतिक दलों को यह भी सोचना चाहिए कि असलहा से पुलिस वाले असलहा लेके चल रहे हैं, आपको उस पर भी आपत्ति है, तो क्या पुलिस वाले गुलाब का फूल लेके चले? ये चाहते हैं कि गुलेल लेके चले? देश के एक बड़े नेता ने कहा कि पुलिस इतने इतने भारी भारी असले लेके मार्च पास्ट क्यों कर रही है चुनाव वाले इलाकों में? तो क्या पेड़ से डंडा तोड़ के ये मार्च पास्ट करें? क्या चाहते हैं भाई? यही सिस्टम है जिसने चुनाव नेहरू जी के समय से लेकर मोदी जी के समय तक आज तक हो रहा है। इसी में आप भी जीते हो, ये भी जीते हैं, वो भी जीते हैं। तो सिस्टम को लांछित क्यों कर रहे हैं? इस बात के लिए तारीफ होनी चाहिए थी, समाजवादी पार्टी को इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए थी चुनाव आयोग की कि ड्यूरिंग द वोटिंग पीरियड, जब वोट हो रहा है उसी दौरान 7 अलग अलग घटनाक्रमों में 7 पुलिस के कर्मचारी निलंबित कर दिए आयोग। छोटी बात है क्या? लेकिन अभी भी आप ये कहने को तैयार नहीं कि इस आयोग को आज हमने क्लीन चिट दी, हम हारे चाहे जीते, हम आयोग के निष्पक्षता से प्रभावित नहीं। आप अभी उसमें होगा ना 23 को ऊंट की करवट देखेंगे फिर बोलेंगे कि क्या है। मैं मानता हूं 23 को
परिणाम, इसमें फिर कह दूं, इस चुनाव में बीएसपी के लिए बहुत कुछ उपलब्धि हासिल होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। कांग्रेस रेस बाहर है, मैदान से पवेलियन में है, उसको आशीष जी ने रखा ही नहीं, एक्स्ट्राज में भी नहीं रखा, उसको तो बाहरी कर दिया। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, इन दो चेहरों पर ये रेफरेंडम है, रेफरेंडम, ये जान लीजिए। ये रिजवान और रामवीर की लड़ाई नहीं है कुदरकी में। आशीष बाबू, 9 सीट पर योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं और 9 सीट पर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। इसलिए इस चुनाव को छोटा मत करिए प्रत्याशियों को नाम लेके। और इसी चुनाव में यह भी तय हो जाएगा 23 तारीख को कि लोकसभा में जो फिजा थी वो बदल गई है या बनी हुई है। भाजपा ने कमबैक कर लिया है या समाजवादी पार्टी का खूंटा अभी मजबूती से गड़ा है। 23 तारीख को फैसला ये हो जाएगा। अगली बार ये कोशिश करिए कि चुनाव की प्रक्रिया को लांछित ना किया जाए। इतने आक्षेप तो 77 में जब चुनाव हुआ था तब भी नहीं लगे थे मित्र, जब इंदिरा गांधी जैसी नेता थी प्रधानमंत्री, इमरजेंसी लगा के चुकी थी, तब भी इतने आरोप नहीं लगे। ये सब लांछित मत करिए, क्योंकि यही लोग चुनाव कराएंगे। नाइजीरिया और युगांडा से आएंगे चुनाव कराने वाले नहीं ना। और अभी अभी इन्हीं लोगों की देखरेख में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीट जीत कर चुकी है आशीष भाई। नहीं, अपने जीवन में सर्वोत्तम प्रदर्शन करके आप चुके हैं। इतना कभी नहीं हुआ था, नेताजी के समय में भी नहीं हुआ था। इस मामले में बहन जी ठीक है, उनको 0 सीट आए तब भी वो ऐसे ज्यादा उसमें नहीं पड़ती बवाल। उनकी विधानसभा में 1 सीट है, ठीक, राज्यसभा विधान परिषद 1 भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लोकसभा नहीं, कोई नहीं, लेकिन वो ज्यादा ये सब आरोप नहीं लगाती। बहन जी से सीखो। गीता में कहा ना, जय हो पराजय हो, लाभ हो हानि हो, लाभा लाभ हो, जया जय हो, एक संभाव से रहिए। सियासत में संभाव सीखिए मायावती जी से। धन्यवाद।